हेलो बच्चों मैं आरती श्रीवास्तव साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों आज हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में शिक्षा का स्वरूप। जो हमारी इंडियन सोसाइटी है इसमें हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसका क्या स्वरूप है, आकार है, क्या प्रकार है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पहले पढ़ेंगे कि राष्ट्र भारत स्वरूप और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और स्वरूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या संकल्प लिया गया था। 1986 में जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या उसके संकल्प थे, उसमें क्या क्या बातें बताई गई थी। तो बच्चों जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986 की, तो उसमें भारतीय समाज की स्थिति और उसकी शिक्षा पर उसके पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा का नियोजन किया गया था। ऐसी प्लानिंग की गई थी जो नेशनल लेवल पर एजुकेशनल सिस्टम है वो किस तरह क्या काम करता है या करेगा, जिससे भारतीय समाज की स्थिति ऊपर की ओर जाए। तो बच्चों मूल्य क्षरण की स्थिति में सुधार तथा भारतीय समाज को आधुनिक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका का प्रथम वाक्य था कि मानव इतिहास में आदिकाल से शिक्षा का विविध भांति विकास एवं प्रसार होता रहा है। प्रत्येक देश अपनी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता को अभिव्यक्ति देने और पनपने के साथ ही पनपाने के साथ ही समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपने विशिष्ट शिक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा था। तो बच्चों हमारा देश, ये वही समय था जब हमारा देश तकनीकी लिहाज से उस मुकाम या उस ऊंचाई तक पहुंच गया है जहां से हम अब तक के संचित इस इकट्ठा किए हुए साधनों का इस्तेमाल करते हुए समाज के हर वर्ग को फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। और शिक्षा ही उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन थी। किसी भी लक्ष्य को जो हम विकास और प्रगति की ओर अगर अग्रसर होना चाहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे इस लक्ष्य की प्राप्ति को हम आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों जो भारतीय समाज की 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसके कुछ बिंदु थे। इसमें किन किन चीजों को कहा गया था या बताया गया था, उसमें आप पहला कहा गया था समान शैक्षिक संरचना का संचालन। समान शैक्षिक संरचना का संचालन, इससे आशय ये है कि सभी के लिए शैक्षिक संरचना, समान शैक्षिक संरचना का जिसमें आपका 10+2+3 संरचना का संचालन मीन्स पहली व्यवस्था इसमें ये की गई थी कि समान शैक्षिक संरचना में सभी को, इस समाज के सभी व्यक्तियों को समान जो एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर है 10+2 मीन्स 9, 10 और 11, 12 और फिर 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स, इसका संचालन किया गया या ये लागू किया गया। इसके बाद दूसरी इसमें क्या मान्यता थी, इसकी क्या बिंदु थे, इसका क्या संकल्प लिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना,
फिर है अधिगम के न्यूनतम स्तर का निर्धारण। मीन्स अधिगम के न्यूनतम स्तर का निर्धारण मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सीखने का कम से कम मतलब लर्निंग का प्रोसेस उसका अच्छा हो जाए। और फिर प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा का उचित प्रबंध। प्रौढ़ मीन्स जो लोग शिक्षित नहीं हैं उनको साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ और सतत शिक्षा। प्रौढ़ मीन्स जो लोग अशिक्षित रह गए हैं उनको शिक्षित करने के लिए, और सतत मीन्स लगातार शिक्षित करने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और सतत शिक्षा। तो प्रौढ़ और सतत शिक्षा की भी व्यवस्था इसमें इसका उचित प्रबंध किया गया ताकि जो लोग पढ़े लिखे भी वो साक्षर हो सके, और जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, जो उनकी पढ़ाई में शिक्षा में व्यवधान ना उत्पन्न हो। इसके बाद बच्चों महिलाओं, एससी, एसटी और जो पिछड़े वर्ग हैं, अल्पसंख्यक हैं, विकलांग हैं, उनके लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था इस 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी। उसकी अलग से व्यवस्था की गई थी। इन लोगों को पढ़ाई के समान अवसर मिले और ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। इसके बाद शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसको इसमें विशेष स्थान दिया गया था 1986 की शिक्षा नीति में। और ये कहा गया कि बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए, बालकों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनका मेंटल स्टेटस जानते हुए उनको शिक्षा प्रदान की जाए। फिर है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण। माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण मीन्स जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो प्रत्येक छात्र को या प्रत्येक जो माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको किसी व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी रोजगार को करने के काबिल बन सके। फिर है ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छे से नहीं चल पाती थी और शिक्षा की जो सुविधाएं थी वहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच सकती थी, जिससे लोग शिक्षित नहीं हो पाते थे। इसके लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का एक प्रावधान 1986 की शिक्षा नीति में रखा गया। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी एक प्रावधान रखा गया। और शिक्षा से जुड़े इसमें अगले इसका संकल्प क्या था कि शिक्षा से जुड़े लोगों का इस सभी लोगों का जवाबदेही सुनिश्चित करना कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से वंचित रह रहा है, महिलाओं को शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं, बालिकाओं को शिक्षा के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो उसका क्या कारण है और क्यों ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिससे इनकी शिक्षा में रुकावट आ रही है। 1986 की शिक्षा नीति में ये भी बताया गया था। इसके बाद योग शिक्षा का उत्तम प्रबंध। योग शिक्षा इसलिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शामिल की गई ताकि हर व्यक्ति, हर छात्र और छात्रा अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए शिक्षा की ओर अधिक से अधिक ध्यान दे सके और उनकी शिक्षा में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो सके स्वास्थ्य को लेकर। इसके बाद जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा। जो जनसंख्या है ये हमारे देश के विकास को किस प्रकार प्रभावित कर रही है और इससे क्या क्या नुकसान है और इसकी शिक्षा बच्चों को दी जाए, और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, कैसे इसको स्वस्थ रख सकते हैं, इसकी शिक्षा दी जाए। और कार्य अनुभव को महत्व, इसमें किसको महत्व दिया गया था, कार्य करके अनुभव को महत्व। अगर हम करके कोई चीज सीखते हैं तो हमारे दिमाग में उसका प्रभाव हमेशा बना रहता है और उसको भूलते नहीं। कार्य अनुभव का
तकनीकी का युग है और तकनीकी शिक्षा अगर व्यक्ति को प्रदान की जाती है तो प्रगति नए नए इन्वेंशंस करता है जो हमारे विकास और प्रगति में सहायक होते हैं। इसलिए 1986 की शिक्षा नीति में विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया गया था ताकि नए नए अवसरों की प्राप्ति हो और छात्र छात्राएं इस शिक्षा को प्राप्त करके देश और समाज की उन्नति में योगदान दे सकें। इसके बाद युवाओं की भूमिका का सशक्तिकरण। जो हमारा यूथ है, जो हमारा युवा शक्ति है, अगर किसी भी देश की युवा शक्ति का प्रयोग सृजनात्मक और रचनात्मक दिशा में सही तरीके से हो जाता है तो उस देश का विकास और उस देश की प्रगति उत्तरोत्तर आगे बढ़ती रहती है। चूंकि वो यूथ, वो युवा नई नई चीजों की खोज करता है, अनुसंधान करता है और उस चीज को अपने देश की प्रगति में योगदान देता है। इसलिए 1986 की शिक्षा नीति में युवा शक्ति को, युवाओं की जो भूमिका थी, उनका जो रोल था समाज में, उसको सशक्त करने पर जोर दिया गया था। ठीक, इसके बाद है भारतीय शिक्षा की नवीन विधियों तथा शैक्षिक तकनीकी एवं प्रबंधन का विस्तार। बच्चों, जो हमारे यहाँ टीचिंग मेथड्स हैं उनमें नई नई चीजों को ऐड करना, जिससे क्लास को अच्छा बनाना, बच्चों को अटेंटिव बनाना क्लास में, और बच्चे किस तरह से लगन से पढ़ें, उनका ध्यान ना भंग हो। तो इन सब चीजों के लिए नई नई शिक्षण विधियों के लिए नई नई शैक्षिक तकनीकी आई और उसके प्रबंधन, उसके नियोजन और उसको कैसे अप्लाई किया जाए उस पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपना विचार दिया। इसके बाद मानवाधिकार शिक्षा। मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स की जो शिक्षा है वो भी नई शिक्षा नीति का एक संकल्प था जो 1986 की शिक्षा नीति में उसको शामिल किया गया था। ठीक है, इसके बाद बच्चों यूनेस्को ने भी जैक डॉलर्स आयोग ने 4 स्तंभ जो थे उन्होंने शिक्षा को की रूपरेखा बनाने का, 4 स्तंभों द्वारा शिक्षा की रूपरेखा को बनाने का आह्वान किया। जैसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन संकल्पों के आधार पर शिक्षा को बनाने का सुझाव दिया, उसी तरह यूनेस्को के तत्वावधान में जैक डॉलर्स आयोग ने 4 स्तंभों द्वारा शिक्षा की रूपरेखा बनाने का योगदान दिया। जैसे जानने के लिए शिक्षा, जानने के लिए अगर हम शिक्षित होंगे तो हम प्रत्येक चीज को जानने का प्रयास करेंगे और उसका गहन रूप से चिंतन और मनन करने का प्रयास करेंगे। फिर कार्य करने के लिए शिक्षा, अगर हम किसी चीज को जानेंगे और उससे प्रेरित होंगे तभी हम किसी कार्य को करने के लिए भी प्रेरित होंगे, क्योंकि उस विषय में हमको पूर्ण जानकारी प्राप्त हुई रहेगी। तो इसलिए पहले जानने के लिए शिक्षा थी, फिर कार्य करने के लिए शिक्षा, फिर बनने के लिए शिक्षा। और अगर हम जानबूझ के नियोजन करके उस कार्य को करेंगे तो हम कुछ बनेंगे, इसके लिए भी शिक्षा प्रदान की जाती है और मिलकर रहने के लिए भी शिक्षा प्रेरित की जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा जैक डॉलर्स आयोग ने 4 स्तंभों पर सुझाव दिए थे कि शिक्षा को कैसे अच्छा बनाया जाए और कैसे लोगों का विकास किया जाए। ठीक, तो बच्चों ये तो हमारा भारतीय समाज में आज का शिक्षा का स्वरूप था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो संकल्प पत्र था उसमें कौन कौन से संकल्प शामिल किए गए थे हम लोगों ने आज इसको विस्तार से जाना। बाकी आगे की बातें हम आगे की क्लास में फिर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।